हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnoha.com। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं वो इजीली फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जो प्लास्टिक स्केल है, या फिर जो इन्फ्लेटेड बलून है, या फिर जो वुलन क्लॉथ है, वो क्या होते हैं, वो इजीली फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज हो पाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा अ कॉपर रॉड, जो कि एक मेटल है और इसी वजह से ये फ्रिक्शन के थ्रू इजीली चार्ज नहीं हो पाता है। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ कॉपर रॉड। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड। तो देखिए, एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ का पीस है, उन दोनों को आपस में रब किया जा रहा है और आपको कुछ इनके रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि जो रॉड है एंड द क्लॉथ बोथ अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है, रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो जो रॉड है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है, रॉड एंड द क्लॉथ बोथ अक्वायर नेगेटिव चार्ज, दोनों में ही नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और जो ऑप्शन डी है उसमें बोला जा रहा है कि रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमको पता है कि जो ग्लास रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स के पास में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब उन दोनों को रब किया जा रहा है, यानी कि सिल्क क्लॉथ के पीस को और साथ ही साथ ग्लास रॉड को, तो जो रॉड में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं वो किधर साइड को चले जाएंगे? वो चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ के पास में, और जो सिल्क क्लॉथ के पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसके पास में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे ग्लास रॉड के पास में। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ कि द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो आपस में उन्होंने चार्ज का क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो स्टेटमेंट सही है यानी कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपको टी से उसे डिनोट करना है, जो स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए आपको उसे एफ से डिनोट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट में आपसे बोला गया है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं या फिर लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपल करते हैं, यानी कि उनके बीच में रिपल्शन होता है या फिर वो दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, क्योंकि जो चार्ज ग्लास रॉड है उसके पास में डिफरेंट टाइप के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और दूसरी तरफ प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास में डिफरेंट टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये बात हमको पता है कि जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर अनलाइक चार्जेस होते हैं या फिर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, जो स्टेटमेंट सी है उसमें बोला जा रहा है, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचा नहीं पाता है। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसके पास में जितने भी चार्जेस आते हैं वो उनको अर्थ की तरफ को या फिर ग्राउंड की तरफ को क्या कर देता है? भेज देता है, जिससे कि वो बिल्डिंग को क्या कर पाता है? बचा पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो
जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया था कि वो ऐसा नहीं कर पाता है, लाइटनिंग कंडक्टर नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है बिल्डिंग को लाइटनिंग से। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, सॉरी जो पार्ट डी है, उसमें क्या बोला जा रहा है, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो ये आपको पता है कि अभी तक ऐसी कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि ये बता पाए कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब अर्थक्वेक नहीं आने वाला है ना, तो उसकी प्रेडिक्शन नहीं हो पाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे ही जो इसके पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के वो कर लिए सॉल्व। आपको समझ में भी आए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, सर्दियों में हम लोग स्वेटर तो पहनते ही हैं, तो जब हम स्वेटर उतार रहे होते हैं तो हमें कुछ एक साउंड सुनाई देता है, या फिर जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो स्वेटर उतारते वक्त कुछ लाइट्स भी आपको दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, स्वेटर किसका बना होता है, वुल यानी कि ऊन का। अब ऊन होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम स्वेटर उतार रहे होते हैं तो यानी कि जब बॉडी के साथ में स्वेटर का क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, या फिर बॉडी के साथ में स्वेटर क्या करता है, रब होता है, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब उनके पास में भी क्या आ गए, चार्जेस आ गए। तो जब आप उसको उतारोगे तो उसमें से आपको एक क्रैकलिंग साउंड या फिर कुछ साथ ही साथ लाइटनिंग भी शो होगी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं, व्हेन वी वेयर द स्वेटर द वुल विच इज़ अ poor conductor of electricity gets in contact with our body, there works friction as there is rubbing between the body and the wool. So the wool gets charged and we hear the crackling sound while taking off a sweater during winters. ठीक है, तो इजी सा ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। कि कोई बॉडी अगर हम उसको टच करते हैं उसमें चार्ज आता है, फिर वो अपना चार्ज कहाँ लूज़ कर देती है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अर्थिंग या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का पढ़ा है चैप्टर में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब भी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, जब उसके पास में चार्ज आता है तो वो उस चार्ज को कहाँ भेज देती है, ग्राउंड की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ भेज देती है। तो इस तरीके से वो अपना चार्ज क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर विच प्रोवाइड्स द पाथ टू द चार्ज टू द ग्राउंड, यानी कि जो उसमें चार्ज आएगा वो उसको ग्राउंड की तरफ को भेजेगी। चार्ज विल फ्लो थ्रू आवर बॉडी एंड विल गो टू द ग्राउंड, सो द चार्ज बॉडी लूजेस इट्स एक्स्ट्रा चार्ज एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और सिंपली कॉल्ड एज अर्थिंग। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में अच्छे से, बस एक्सप्लेन करना है उन्हें और अपनी कॉपी में नोट करना है और एग्जाम्स के पहले उन्हें रिवाइज करना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। एन अर्थक्वेक मेजर 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? तो 2-3 क्वेश्चंस इस एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आपसे ये बोला जा रहा है कि उस स्केल का नाम बताइए जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक उसको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक जो अर्थक्वेक है उसको मेजर किया गया 3, इस स्केल पर उसकी रीडिंग 3 थी। ठीक है, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सेस्मोग्राफ, क्या इसको किसी सेस्मोग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, और जो थर्ड इसमें पार्ट पूछा गया है कि इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, तो जो ये 3 रीडिंग वाला जो कि हम एक स्केल पर देख रहे हैं उस स्केल का नाम भी अभी हम बताएंगे आंसर करते हुए, है ना। तो ये वाला जो अर्थक्वेक आने वाला है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा या फिर नहीं करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उस स्केल का नाम जिसके थ्रू हम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर कर पाते हैं उसका नाम आप क्या बताएंगे, वो है रिक्टर स्केल। तो चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप लोग को पता है ना। तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट में आप बोलेंगे यस सेस्मोग्राफ कैन मेजर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिक्टर स्केल। तो हमें पता है कि रिक्टर स्केल में जो रीडिंग्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर
10 तक होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर 5 से ऊपर की रीडिंग वाला कोई अर्थक्वेक की हम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है, या फिर होता ही होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। और उससे नीचे वाले जो हम बोलेंगे 5 से नीचे वाले रिक्टर स्केल में, तो उनको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, हल्के फुल्के टाइप से होंगे, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट्स के आंसर दे दिए। अब लास्ट पार्ट ये है कि क्या ये वाला जो अर्थक्वेक है जिसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को हम मेजर कर रहे हैं रिक्टर स्केल के थ्रू, क्या ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा? तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एनी अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 वोंट कॉज एनी डैमेज। तो जो 3 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आता है वो बिल्कुल भी या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, और कभी कभी तो फील भी नहीं होता है, समटाइम्स इट वोंट बी इवन फेल्ट, और कभी कभी ये हमें पता भी नहीं चलता कि वो अर्थक्वेक कब आया और कब चला गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी सा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। जो बिजली चमकती है ना, उससे बचने के लिए हमको 3 आइडियाज़ देने कि हम कैसे कैसे बच सकते हैं जब भी बिजली चमक रही है या लाइटनिंग हो रही है तब। तो आप क्या क्या दे सकते हैं, अवॉइड ओपन स्पेसेस, यानी कि खुली जगहों पर ना जाएं, यानी कि बिजली चमक रही है और आप जाके ग्राउंड पे खड़े हो गए, है ना, तो अपने घरों के अंदर ही रहें, पहली बात। स्टे इनसाइड अ बिल्डिंग और अ व्हीकल विथ क्लोज्ड विंडोज़। तो अगर आप गाड़ी में हैं या फिर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं या फिर आप घर में हैं तो वहीं रहें, अपनी विंडोज़ वगैरह को क्या कर लें, क्लोज कर लें, ठीक है। अवॉइड शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके नीचे खड़े नहीं होना है जब बिजली कड़कती है। क्यों? क्योंकि उनके गिरने का भी खतरा रहता है, जो कि हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा या फिर नुकसान करेगा, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बलून्स की जरूरत थी, क्योंकि बलून्स के एग्जाम्पल के थ्रू ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम इसका आंसर करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बलून इज रेपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून वेयरएज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 2 चार्ज बलून हैं तो वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, जबकि अगर एक अनचार्ज बलून है और एक चार्ज बलून है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। अच्छा, अब देखिए चार्ज बलून का क्या मतलब है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अपने ड्राई हेयर में, यानी कि आपके बिल्कुल ड्राई बाल होने चाहिए, उसमें आप एक बलून को रब कीजिए, मान लिया ये अनचार्ज बलून है, इसे रब कीजिए। दूसरे वाले बलून को भी अपने ड्राई हेयर में रब कीजिए और फिर इनको नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए, तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को रेपेल करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने ड्राई हेयर से इस वाले बलून को रब किया तो इसमें क्या आ गए, चार्जेस आ गए, और जब आपने इस वाले बलून को भी अपने ड्राई हेयर में रब किया तो इसमें भी क्या आ गए, चार्जेस आ गए। दोनों में ही सेम टू सेम चार्जेस क्या हुए हैं, आ गए हैं। तो ये एक तरीके से लाइक चार्जेस हो गए, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। वहीं अगर हम एक चीज़ करने की कोशिश करें कि एक बलून, मान लिया ये वाला जो येलो वाला बलून है, इसको मैंने अपने ड्राई हेयर में रब किया और इसमें चार्जेस आ गए, ये है अनचार्ज बलून। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, एक न्यूट्रल टाइप से। न्यूट्रल का मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब मैं इसको इसके नज़दीक में लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, यही इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, और यही इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। तो आपको एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बता सकता है, जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर अनचार्ज है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, उस सबसे पहले तो उस डिवाइस का नाम हमें पता होना चाहिए। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, कि कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है या फिर नहीं है, ये बताता है कौन सी डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इमेज के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है। इसे ही आप अपनी नोटबुक में बना भी सकते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये किस तरीके से बताता है। तो देखिए, इसमें होते हैं 2 मेटल लीव्स विच आर कनेक्टेड टू अ मेटल रॉड विच इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू अ
डिस्क। तो एक ये हमने ग्लास वाला फ्लास्क लिया है, ठीक है, ताकि हम इसको देख पाएँ, इस एक्सपेरिमेंट को देख पाएँ। तो इस तरीके से हमने ये एक फ्लास्क लिया है या फिर एक बीकर लिया है, ऐसा भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है एक मेटल डिस्क, ये है आपके पास में मेटल रॉड, और इसके साथ में हमने लगा दी हैं लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने लगाई हैं कि दो साइड इसका हमें दिखे, जिससे कि हमको कुछ पता लग पाएगा। पता कैसे लगेगा? तो यहाँ पर हमने रखा है ये ऑब्जेक्ट, जो भी हम मान सकते हैं। अभी हमें पता नहीं कि ये चार्ज है या फिर अनचार्ज है, ठीक है। अब मेटल डिस्क है, मेटल रॉड है, इसके थ्रू यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ तक जाएंगे। अगर जो देखिए जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे इधर पे, तो दोनों साइड पे सेम टू सेम ही चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे। तो अगर ये एल्यूमिनियम जो फॉइल है, जिसको हमने दो साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगाया है, तो इसके दोनों साइड अगर एक दूसरे से दूर दूर चले जाए तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि इसमें चार्ज है, क्योंकि सेम ही चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। और अगर ये एक दूसरे से दूर दूर ना जाएँ, एक दूसरे के साथ में ही रहें, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी थी या फिर ये जो ऑब्जेक्ट था, इसमें चार्जेस थे ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं? यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि इसमें क्या होती हैं, दो मेटल लीव्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं मेटल रॉड से, और ये सब किससे कनेक्ट होता है? डिस्क से कनेक्ट होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रोस्कोप हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पे रखा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप के पास में लाया जाता है, द सेम पॉजिटिव चार्ज विल बी कंडक्टेड टू द लीव्स एंड दीज लीव्स आर मेटेलिक एंड एज दे कैरी सेम चार्ज सो दे रिपेल ईच अदर। तो जो कि मैंने आपको बताया कि इनके पास में अगर सेम चार्ज यहाँ से आ रहा है तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रेपेल करने लगेंगे। और इससे क्या पता चल जाएगा कि चार्ज तो है भाई इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर देखिए व्हेन द लीव्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर ये जो लीव्स है एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट इज अ चार्ज बॉडी। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट चार्ज बॉडी है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ दे कम क्लोज टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के पास में ही रहती हैं, दिस इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट इज अनचार्ज। और इसका क्या मतलब है? अगर वो एक दूसरे के नज़दीक में ही है, तो जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू चेक करने के लिए लाए थे हम, वो क्या है? अनचार्ज है, उसके पास में कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे से समझ में? चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। आपको इंडिया में 3 स्टेट्स के ऐसे नाम बताने हैं जहाँ पर जो अर्थक्वेक्स हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो जब चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि जो हिमालयन रीजन है, या फिर जो नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, या फिर गुजरात राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो अर्थक्वेक्स हैं वो आने की पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। तो क्योंकि हमको केवल 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं इंडिया में जहाँ पर अर्थक्वेक्स सबसे ज़्यादा आते हैं, तो हमने उसमें नाम दिया है गुजरात, असम एंड उत्तराखंड। तो इन तीनों के ही नाम आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो और भी स्टेट्स हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप घर से बाहर हैं और अचानक से अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या फिर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस केस में। तो आप इसके आंसर में क्या क्या दे सकते हैं? आप बोल सकते हैं गो अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े जो पेड़ हैं या पावर लाइंस जहाँ से निकल रही हैं उनसे दूर खड़े होना चाहिए आपको, उनसे एकदम डिस्टेंस बना लेनी चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हैं गो टू द ओपन फील्ड और ग्राउंड, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है। तो जब भी कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो आप लोग घरों से बाहर चले जाते हैं ना, खुली जगह पर चले जाते हैं, तो वही है ये कि आप ओपन फील्ड में या फिर ग्राउंड में चले जाइए। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, तो अगर आप किसी कार में या फिर किसी बस में हैं तो आप या तो ड्राइवर को बोलिए कि थोड़ा स्लो स्पीड में चलाइए और ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर एकदम ओपन फील्ड या फिर ग्राउंड हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर बचा जा सके, सेफ्टी हो, ठीक है। और उस वक्त अर्थक्वेक आते वक्त आपको उसमें से ड्राइव तो स्लोली करना ही करना है या फिर अपने ड्राइवर के थ्रू उस गाड़ी को धीमे करवाना है, और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको एकदम से बाहर निकल के नहीं आना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने इसमें नोट किए। कुछ आपको भी और ज़्यादा पॉइंट्स इसमें मालूम हो तो आप अपनी नोटबुक में उसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12th।
आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? एक्सप्लेन। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि एक स्पेसिफिक डे में किसी दिन थंडरस्टॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब उस दिन आपको जाना है घर से बाहर, तो क्या आप अम्ब्रेला साथ में लेकर जाएंगे, यानी कि छाता लेकर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? तो इसको सोचिए, इस सिचुएशन को, कि इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए थंडरस्टॉर्म का क्या मतलब है, उसके पहले बिजली भी चमकेगी और बिजली गिर भी सकती है। बिजली गिरना आप समझ रहे हैं ना, कि अगर हम छाता लेकर जाएंगे या फिर अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, अम्ब्रेला में क्या होती है, मेटेलिक स्ट्रिप होती है ऊपर से और वो मेटेलिक रॉड के साथ में जुड़ी होती है और उस मेटेलिक रॉड को हमने हाथ से पकड़ा हुआ होता है। तो चार्जेस जो आएंगे वो उस मेटेलिक रॉड की तरफ क्या होते रहेंगे, उसमें अट्रैक्ट होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब हमने छाता हाथ में पकड़ा है, उस मेटेलिक रॉड को हाथ में पकड़ा है, तो उससे क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैरिंग एन अम्ब्रेला ऑन अ थंडरस्टॉर्म डे इज नॉट एडवाइजेबल because thunderstorms are accompanied with lightning. Electric charges from clouds travel to the metallic rod of the umbrella. The metallic rod of the umbrella is good conductor of electricity, so we may get an electric shock if carrying an umbrella. इसीलिए हम उस दिन अम्ब्रेला लेकर तो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपने आज सारे के सारे क्वेश्चंस ही अच्छे से समझे होंगे, साथ ही साथ खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी और नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस के या फिर कुछ और जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में उन्हें सॉल्व करेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हब फ्री है लेकिन बेस्ट है।